गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इनफैक्ट मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अभी पिछले क्लासेस में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस को पढ़ा था और आई होप आपने उसके प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व किए होंगे। आज फिर हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और मोशन जो है ये फिजिक्स का एक बेसिक फिनोमिनन है जिसमें बॉडी अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा होता है और हमें उस मोशन का पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ना होता है विच इज नोन एज काइनेमेटिक्स, और फिर उसके बाद हमको उसके कॉजेज ऑफ मोशन पढ़ना होता है जिसको हम डायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जो इसका काइनेमेटिक्स है आज हम वो स्टडी करेंगे, इसके बाद डायनेमिक्स के ऊपर जाएंगे। इसमें भी एक पर्टिकुलर पार्ट हम आज स्टडी करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन एज सच बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से भी हो सकता है, लेकिन टू बिगिन विद हम सिर्फ वैसे केसेस मोशन के स्टडी करने वाले हैं जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, यानी इसका पाथ बिल्कुल सिंपल है और स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव कर रहा है तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। इसलिए कई बार तुम देखोगे इस चैप्टर को मोशन इन वन डायमेंशन के नाम से भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो हम इस पे टाइम ज्यादा अभी वेस्ट नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। चलो देखो, मोशन जो है इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। मोशन, हाउ डू यू डिफाइन मोशन? तो बड़ा सिंपल है इसमें कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो किसी ऑब्जर्वर के लिए, यह बोलना बहुत जरूरी है, किसी ऑब्जर्वर के लिए अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो इसका मतलब वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो दो चीज यहां पे हमने कहा, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर एन ऑब्जर्वर। तो हम बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है, उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है। अब एक बहुत खास चीज यहां पे हमको जानना है कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। ठीक है, रिलेटिव का मतलब इसमें ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट होता है कि तुम किसके रिस्पेक्ट में बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो या ऑब्जर्वर कौन है। ठीक है, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, यानी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी एक ऑब्जर्वर के लिए एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है और दूसरे के लिए मोशन में भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। आपको मैं बताता हूं कि ये वैसे सुनने में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगता होगा, लेकिन इस पे लोगों ने बहुत टाइम एनर्जी स्पेंड किया ये प्रूव करने के लिए कि मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। पहले ये समझा गया कि शायद कोई ऐसी चीज है जो हमेशा रेस्ट में है, उसको ईथर बोलते हैं। ईथर, ईथर का मतलब है एक ऐसा मीडियम जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और उस ईथर मीडियम के थ्रू, या जिसको हिंदी में हम आकाश बोलते हैं, ठीक है, तो ये आकाश जो हमको दिखाई देता है, आसमान, तो ये समझा गया कि ये एक ऐसी चीज है जो एब्सोल्युटली रेस्ट में है और इसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे प्लैनेटरी बॉडीज मूव कर रहे हैं। ठीक है, सारे स्टार्स मूव कर रहे हैं, सारे गैलेक्सीज मूव कर रहे हैं ईथर के रिस्पेक्ट में। तो ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ भी मूव कर रहा होगा, फिर उस ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया जिसको माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जो 1888-89 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था टू एस्टैब्लिश कि ऐसा कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई चीज होता होगा, लेकिन उसका रिजल्ट नेगेटिव आया। इसका मतलब कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो, या कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो।
जिसके रेस्पेक्ट में सारे मोशन को हम एक्सप्लेन कर सके। तो इमीडिएटली वहां से ये कंक्लूड किया गया कि मोशन हमेशा रिलेटिव होगा। और अभी जो हम मोशन स्टडी करने वाले हैं ना, बहुत सिंपल मोशन स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम सिंपल अर्थ के ऊपर जो बॉडीज मूव कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और उनको डिस्क्राइब करना बहुत आसान है। जैसे सिंपल सा चीज आपको हम बताते हैं कि एक गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर, तो वो दोनों लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू समवन आउटसाइड द कार वो दोनों मोशन में है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये हम नहीं बता सकते कि कोई एक बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में होगा या एब्सोल्यूट मोशन में होगा। हमेशा किसी ना किसी दूसरे बॉडी या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम उसका मोशन बताते हैं। ठीक है। अब अगर जो अंदर बैठा है गाड़ी के अंदर, उसको अगर पूछोगे बाहर वाला कैसा है, रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसको मोशन में दिखेगा, क्योंकि वो पीछे जाता हुआ दिखेगा उसको। तो अंदर वाले के लिए बाहर वाला पर्सन जो है वो मोशन में है, बाहर वाले के लिए अंदर वाला पर्सन मोशन में है। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। ठीक है। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए और हमको एक घड़ी चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ना शुरू किया था कि एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें एक ओरिजिन होता है और डायरेक्शंस के लिए हम एक्सिस बनाते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है। तो अब फिजिक्स में हम क्या करते हैं ना, हम एक ऑब्जर्वर बिठा देते हैं। यहां पे हम ओरिजिन पे बोलते हैं हमारा ऑब्जर्वर है, या हम ये बोलते हैं कि इस ऑब्जर्वर के साथ ही इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स कर दो। ठीक है। एंड देन वी कॉल इट रेफरेंस फ्रेम। ठीक है। अब हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बोलेंगे, अब हम इसको रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तो हर ऑब्जर्वर के साथ एक रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड है। ऑब्जर्वर अगर दौड़ने लगा तो उसका रेफरेंस फ्रेम भी उसके साथ दौड़ने लगेगा। ऑब्जर्वर खड़ा हो गया, रेफरेंस फ्रेम भी रेस्ट में आ गया। ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेट कर रहा है, उसका रेफरेंस फ्रेम भी एक्सेलरेट करने लगा। तो इसका मतलब बेसिकली रेफरेंस फ्रेम हमारे लिए ऑब्जर्वर है और उसके रेस्पेक्ट में हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन हमने फिक्स कर लिया। और वो फिक्स इसलिए किया है क्योंकि हम डिस्टेंसेस मेजर करना चाहते हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारे डिस्टेंस तुम मेजर करते हो, तुमने पीछे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा किया होगा। तो यहां पे हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे और इसके साथ ऑब्जर्वर को एक घड़ी भी पकड़ा देना है, सो दैट वो टाइम के साथ सारा चीज मेजरमेंट कर सके। ठीक है। तो अब अगर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अभी ये यहां पे था, थोड़ी देर के बाद ये बी पे चला गया, तो हम बोलेंगे मोशन हो रहा है, क्योंकि ए का पोजीशन और बी का पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो इसका मतलब मोशन हो रहा है। ठीक है। मोशन को हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, फिर इनके कॉम्बिनेशंस। ठीक है। इनके कॉम्बिनेशंस भी पॉसिबल हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हमको पता है बॉडी पूरा का पूरा एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाता है, बॉडी का हर पार्ट इक्वली डिस्प्लेस होता है। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा हो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो सारे पार्ट्स का, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। रोटेशन किसको बोलेंगे? रोटेशन में हर बॉडी इक्वल एंगल से घूमता है। ठीक है। अगर रोटेशन में हर पॉइंट का पाथ देखोगे तो वो सर्कल होगा, सर्कल। ठीक है। जैसे अगर एक बॉडी ये है और ये रोटेशन कर रहा है, तो यू विल फाइंड कि इसके हर पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा। बट एक चीज कॉमन होगा इसमें, जितने भी पाथ होंगे ना, इन सबका सेंटर एक फिक्स लाइन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है। दिस इज दैट फिक्स लाइन एंड दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर ऐसा मोशन हो रहा हो जिसमें एक एक्सिस हो और जिसके अबाउट सारे पार्टिकल्स सर्कल में गोल गोल घूम रहे हो, तो उसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। और रोटेशन में एक और चीज होगा कि
चाहे हर पार्टिकल के पाथ का रेडियस डिफरेंट हो, बट इन ए गिवन टाइम सारे इक्वल एंगल से घूम रहे होंगे, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, सबका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, और इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, रोटेशन और ट्रांसलेशन का। जैसे एक रॉड को तुम ऐसे फेंक दो रॉड को, ठीक है, तो ये रॉड ऐसे घूमता हुआ जाएगा, आगे घूमता हुआ, या पत्थर एक उठा के फेंक दो तो तुमने देखा होगा पत्थर ऐसे घूमता हुआ जाता है, आगे भी जाता है। तो एज ए होल एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाता है, बट वो साथ में रोटेट भी हो रहा होता है। ठीक है, अगर तुम गौर से देखोगे ना तो एक खास एक्सिस के अबाउट वो रोटेट हो रहा होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि उस एक्सिस को सेंटर ऑफ मास एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो रोटेट होता हुआ आगे अगर मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है रोलिंग मोशन। कोई चीज अगर रोल कर रहा है तो इसका मतलब इसका सेंटर ऐसे प्योर ट्रांसलेशन कर रहा होगा और बाकी का पूरा बॉडी सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रहा होगा। सो दिस इज कॉल्ड रोलिंग। सो रोलिंग इज ए टाइप ऑफ कंबाइंड मोशन। ठीक है, और फिर एक तीसरा मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, ये है रोटेशन और तीसरा जो है वो है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में बॉडी पीरियोडिकली टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे। ठीक है, एक कोई स्टेबल पोजीशन होगा, उसके दोनों साइड बॉडी जाएगा। जैसे मान लो ये एक मैंने बाउल लिया और इसमें एक मार्बल रख दिया और यहां से रिलीज कर दिया, तो ये क्या होगा, ये मार्बल यहां से यहां दूसरे साइड भी इतने ही हाइट तक जाएगा और फिर वापस लौट जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां से वापस लौट जाएगा। तो इस तरह से तुम देखते हो कि एक पॉइंट O जिसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं, उस मीन पोजीशन के दोनों साइड बॉडी मूव करता है। ठीक है, और पीरियोडिकली अपने मोशन को रिपीट करता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल पेंडुलम का होता है, ऑसिलेशन का। तो ऑसिलेटरी मोशन हम आगे इसमें स्टडी करेंगे, उसमें भी ट्रांसलेशन और रोटेशन के अलग अलग केसेस होते हैं, तो मैं आपको वो आगे बताऊंगा जब हम ऑसिलेशंस कर रहे होंगे। तो ये तो हो गया टाइप बेस्ड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स। बट इसके साथ साथ एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि बॉडी क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या प्लेन में मूव कर रहा है या पूरे स्पेस में मूव कर रहा है। तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 1D, 2D और 3D। ठीक है, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। 1D मोशन का मतलब होता है बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा होगा तो उस केस में उस लाइन को तुम x बोल दो, तो बॉडी का केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, जो है ना, इसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट x वैल्यू होगा। तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, जिसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। 2 डायमेंशन में बॉडी एक प्लेन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, दिस इज प्लेन। जैसे एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो वो एक 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि सर्कल एक प्लेन शेप का पाथ होता है। तो इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी आपको, x और y। कोई बॉडी अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो यू नीड ए मिनिमम ऑफ 2 कोऑर्डिनेट्स, तो ये 2D मोशन हो गया। और 3D जो है ये पूरे स्पेस में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, जैसे एक मक्खी कमरे में घूम रही है, उसका मोशन 3 डायमेंशनल है, क्योंकि वो किसी प्लेन में कन्फाइन नहीं है, वो किसी स्ट्रेट लाइन में लगातार मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत हो, x, y, z, तो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन बहुत आसान होता है, इसलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी सिर्फ 2 पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। या तो ये बॉडी इधर जाएगा या फिर ये बॉडी इधर जाएगा। हम बोलते हैं या तो ये पॉजिटिव x में जाएगा या फिर ये नेगेटिव x में जाएगा। तो यहां पर डायरेक्शन को एक्सप्रेस करना बहुत आसान है।
प्लस साइन रख दिया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, माइनस साइन रख दिया तो इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है। ठीक है, जब 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन होगा तो वहां पर इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शंस पॉसिबल होगा। ठीक है, अभी तुम देखो एक कैरम बोर्ड है और इसमें कॉइन्स है, एक कॉइन है कोई पर्टिकुलर, अब ये बोर्ड पे ही रहेगा कॉइन, 2 डायमेंशनल मोशन है, बट कितने पॉसिबल डायरेक्शंस में जा सकता है? इनफाइनाइट, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यहां पे प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, यहां पे हमको प्रॉपर वेक्टर अलजेब्रा जानना पड़ेगा। तो 1 डायमेंशन में अच्छी चीज यह है कि हमको वेक्टर अलजेब्रा जानने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 डायमेंशंस में जब तुम मोशन को डिस्क्राइब करोगे तो तुमको वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है मोशन का। ठीक है, अब मैं स्ट्रेट अवे आ जाता हूं जो क्वांटिटीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन स्टडी ऑफ काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन, रीजन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन क्यों हो रहा है ये हम जानने की कोशिश यहां पे नहीं करेंगे, वो चीज हम डायनेमिक्स में करते हैं। डायनेमिक्स इज कॉजेज, काइनेमैटिक्स इज सिंपल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, केवल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, बॉडी कहां पे है, कितने टाइम पे कहां पहुंचा, कब इसकी कितनी वेलोसिटी थी, कब कितना एक्सेलेरेशन था, दैट्स ऑल। क्यों था एक्सेलेरेशन इसमें नहीं पढ़ते। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे अब हम केवल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं और उसमें जो इन्वॉल्व क्वांटिटी है बहुत सिंपल है, आपने लोअर क्लासेस में काफी चीज पढ़ा हुआ है, तो मैं उसको क्विकली रिवाइज कर दूं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपको पता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो पाथ होता है, पाथ लेंथ। ठीक है, जैसे बॉडी ए से बी पे गया और इस पाथ के ऊपर गया, तो अगर मैं पाथ लेंथ मेजर करूंगा और वो बताऊंगा तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ए से बी मैंने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाल दिया और एक एरो भी इसमें ड्रॉ कर दिया बताने के लिए कि बॉडी कहां से कहां गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, इनके डायरेक्शंस ऑपोजिट है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपको एज 2 डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस मोशन अगर होगा तो हमेशा बढ़ेगा। कभी आपको इस तरह से ग्राफ बना के दे दिया कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, तो इमीडिएटली देखो इसमें दिक्कत क्या क्या है। दिक्कत यह है कि डिस्टेंस इंक्रीज तो हो सकता है, बट डिस्टेंस डिक्रीज कैसे होगा? टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर इसी चीज को पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या, हम बोलते बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो क्वांटिटी पॉजिटिव है, अगर उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। बॉडी अगर आगे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बट अगर वो लौटना शुरू कर दे तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी होने लगेगा। ठीक है, देखो यहां तक तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा था, बट अब डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, डिक्रीज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक खास चीज जिस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन डिस्टेंस बी इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ओनली व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मतलब बॉडी इधर जा रहा है, तो अगर पीछे लौटने लगा तो फिर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है और पाथ लेंथ देखो ये पूरा है,
तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है ओनली व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। लेकिन डिस्टेंस मेनी केसेस में उससे ज्यादा हो सकता है, कम तो कभी भी नहीं होगा। डिस्टेंस इज नेवर स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना, ठीक है। तो इस पे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। चलो जस्ट मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो बॉडी जो है मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 40 मीटर, टेक्स लेफ्ट टर्न, moves for 30 meter, and then takes right turn, moves for another 30 meter, ठीक है। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। चलो यहां से अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, इसके लिए पहले आपको एक मोशन डायग्राम बनाना पड़ेगा, बॉडी कैसे कैसे मूव हुआ वो सारा चीज प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। 40 मीटर पहले नॉर्थ में जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद 30 मीटर लेफ्ट टर्न लेकर के जाता है और फिर राइट टर्न लेता है और फिर 30 मीटर जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका। आसान क्वेश्चन है, ट्राई करना है सबको। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले 40 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, दिस इज 40 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया इसने और 30 मीटर ऐसे गया, और फिर राइट टर्न लिया और 30 मीटर ऐसे गया, ठीक है, 30 मीटर। तो अब आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बता दो कितना इसमें डिस्प्लेस हुआ बॉडी। देखो कुछ नहीं करना है, यहां से ये एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दो, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है, आसान है। ये 30 और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 40 प्लस 30 70, ठीक है। अब डायगोनल निकाल लो, इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लो। तो डिस्प्लेसमेंट को जनरली जो है हम डेल्टा आर से डिनोट करेंगे। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, पाइथागोरस, ठीक है। तो रूट 5800, सो दिस इज 10 रूट 58, ठीक है। ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक क्यूबिकल रूम है, ठीक है, क्यूबिकल रूम है और एक इंसेक्ट है जिसको यहां से A B C D E F G H, इंसेक्ट जो कि फ्लाई नहीं कर सकता है, इंसेक्ट कैन क्राउल ओनली, ठीक है। एंट हैज टू गो फ्रॉम A टू G, ठीक है। एंट इसलिए लिया क्योंकि ये फ्लाई नहीं कर सकता, क्राउल कर सकता है, ठीक है। तो इसको A से G जाना है, इसका साइड लेंथ A है,
सो फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा ये बताओ। ये बढ़िया है, सोचने वाला क्वेश्चन है। ए से जी जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, कैसे करोगे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ? फ्लाई नहीं कर सकता, क्राउल करना है। देखो अगर तो फ्लाई कर पाता तब तो हम सीधा इसमें बॉडी डायगोनल बना देते, ए से जी। तो बॉडी डायगोनल आपको पता है क्यूब के अंदर लेंथ होता है उसका √3a, तो वो आसान होता है। बट ये फ्लाई नहीं कर सकता, क्राउल कर सकता है केवल। ठीक है, बताओ कितना होगा? अनिका ने कहा √2 + 1a, √2 + 1a। ये भी मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, क्या ऐसे जा सकते हैं? जैसे अनिका का तो मैं समझ गया कि अनिका ने कैसे सोचा होगा, ऐसे जाए और ऐसे चला जाए। बट दिस इज नॉट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। और तरीके से सोच सकते हैं हम। ये बीच में भी कहीं पे आ सकता है, यहां भी कहीं पे भी आ सकता है। यहां से ऐसे आ सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। तो अब इस पे सोच के बताओ क्या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो सकता है। देखो इसमें जो है ना, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। एक्चुअली ऐसे करते हैं, देखो इसको ना नीचे हम ऐसे लिटा देते हैं। इसको मैंने इधर कर दिया है, दिस इज जी। अब इसको एक प्लेन में अगर हम ले आए, अब हमको पता है कि यहां से शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा। तो कुछ नहीं, एक्चुअल में ये दीवार थोड़े ना नीचे आ गई है। अभी मैंने क्या किया, इस दीवार को फर्श बना दिया, और इस केस में ऐसे ये शॉर्टेस्ट होता है। तो अब यहां तक आकर के ना ये ऊपर बेंड हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, एंड दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो क्राउल करने के लिए है वो ये है। और ये कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस इज 2a एंड दिस इज a, और ये क्या है? 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा? √5a। पाइथागोरस से निकाल लो। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत थी। ठीक है, सो दिस इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फॉर एन एंट विच कैन क्राउल ओनली। ठीक है, चलो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन सर्कुलर पाथ। जैसे ये पाथ है, अगर मान लो, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है ऐसे इस तरह से, और इस पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, ये r रेडियस है। ठीक है, ये सेंटर है इसका, और यहां से मान लो 60 डिग्री गया। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, सो यू हैव टू गिव मी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जल्दी से बता दो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, 60 डिग्री घूमा। आपको बताना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे? डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा। ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, दिस इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये है, ये। ठीक है, सो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा आर मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल एंगल तो 360 होता है और सरकमफेरेंस 2πr होता है।
दिस इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, मतलब सरकमफेरेंस का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर बाई 3। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एक और फॉर्मूले से भी हम करते हैं। आप एंगल का अगर डेफिनेशन देखो, मैंने आपको एंगल का डेफिनेशन बताया है, तो एंगल का डेफिनेशन होता है थीटा इक्वल टू एस बाई आर, और ये थीटा आपको रेडियन में लिखना है। ठीक है, और रेडियन में 60 डिग्री ये हमको पता है, ये होता है पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, तो तुम यहां से भी लिख सकते थे, देयरफॉर s इज इक्वल टू r थीटा, सो दिस विल बी पाई r बाई 3। डिस्टेंस इजी है। ठीक है, और अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओ ए बी, इस ट्रायंगल को देखो, ये r ये भी r, आइसोसेलेस तो पहले ही हो गया, और वर्टेक्स का एंगल 60, तो बेस के भी दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? 60-60, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर साइड इक्वल होता है, तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ s अपॉन डेल्टा आर, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? पाई आर बाई 3 डिवाइडेड बाई आर, सो दिस इज पाई बाई 3। ठीक है, और वो तुम देख सकते हो कि ये जो है ये 1 से बड़ा है, तो कर्व पाथ अगर होगा तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से। नाउ देयर आर टू मोर टर्म्स, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अभी इसमें वही फर्क है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में वही डिफरेंस है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, क्योंकि आप स्पीड को डिस्टेंस पे बेस करके डिफाइन करते हैं और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट पे। आप स्पीड को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब नेचुरली डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर हो जाएगा, क्योंकि टाइम स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर को अगर स्केलर से डिवाइड करो तो वेक्टर ही आता है, तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। मान लो एक बॉडी यहां से चल के यहां तक गया, ठीक है, ए से चल के बी तक गया, तो इसमें देखो पाथ लेंथ तो ये है, तो इसको हम डिस्टेंस लिख देंगे, दिस इज एस, और इसका डिस्प्लेसमेंट ए से बी, अगर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर दें ए टू बी, तो दिस इज डेल्टा आर। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट ये वेक्टर है, इसमें एरो के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब तुम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखोगे तो तुमको वेलोसिटी मिलेगा, सो दैट इज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। मान लो ये t इक्वल टू टी पे यहां था और t इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी, थोड़े टाइम के बाद यहां पे आ गया। डेल्टा टी का मतलब होता है थोड़ा सा टाइम और ऐड हो जाना है, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और इसका डायरेक्शन ए टू बी होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और जो स्पीड लिखा जाएगा वो होगा s अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, या कई बार इसको डेल्टा एस भी लिख देते हैं, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी सिमेट्री के लिए इसको हम एवरेज स्पीड लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज एवरेज स्पीड। ठीक है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम ये स्पीड बताता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको वेलोसिटी बताता है। ठीक है, अब यहां पर दो और इसमें टर्म हम यूज करते हैं, एक तो एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज इज
पूरे टाइम इंटरवल पे, और इंस्टेंटेनियस इज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब है कि आपको टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करना पड़ेगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये लिखा जाएगा, ऐसे लिखते हैं कैलकुलस के लैंग्वेज में, इस तरह से लिखते हैं, हमने इसको पढ़ा हुआ है, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज रिटन एज डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर कोई आपसे पूछे तो इसमें डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करके डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखोगे, एंड दिस विल बी डी एस अपॉन डी टी। दिस विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इसमें वही रिलेशन, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि वेलोसिटी और स्पीड में वही रिलेशन है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। ठीक है, एक वेक्टर है, दूसरा स्केलर है, एक कभी भी नेगेटिव नहीं होता, दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस यहां पर भी है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे कि इज एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसका आंसर क्या दोगे? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है क्या? ये हमेशा सही नहीं होगा, ये हमेशा सही नहीं होगा। कब सही होगा? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। वो कब सही होता है? जब बॉडी स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहा हो और अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हो। तो अगर ऐसा होगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, कर्व पाथ के ऊपर कभी भी नहीं होगा, स्ट्रेट पाथ पे होगा अगर बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो। ठीक है, अब एक चीज और आपसे पूछते हैं कि इज इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? क्या ऐसा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है? इसका आंसर यस होता है। ठीक है, क्योंकि देखो जब तुम बहुत छोटा टाइम इंटरवल दोगे ना, टेंडिंग टू 0, तो बॉडी बहुत थोड़ा सा चलेगा। फिर कर्व और स्ट्रेट लाइन, इनमें कोई फर्क नहीं होगा, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं होगा। यहां से चला, ठीक है, यही चीज हमारा डीएस भी है और यही चीज हमारा डीआर भी है। तो डीएस और डीआर इक्वल हो जाएगा अगर डीटी बहुत छोटा है तो। ठीक है, अमन ने कहा यस व्हेन मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक है, पहला वाला ठीक है। सेकंड वाले का आंसर हमेशा यस होता है, चाहे बॉडी कर्व पाथ पे चल रहा हो चाहे स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो। अगर बहुत छोटा टाइम इंटरवल लोगे ना तो डीएस और डीआर इक्वल ही होगा। ठीक है, दिस आंसर इज यस ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज। ठीक है, बट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये हमेशा इक्वल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन देखो यहां पे ना, ये एक्चुअली टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। कभी भी बॉडी कर्व पाथ के ऊपर चल रहा है ना तो उसका वेलोसिटी उसके पाथ के ऊपर हमेशा टेंजेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एंड देन वी हैव एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर और इससे रिलेटेड कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है। जैसे वेलोसिटी से रिलेटेड स्पीड था वैसा यहां पे कुछ भी नहीं है। ये हमेशा वेक्टर है और इसको हमेशा डिफाइन करते हुए एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन अगर एवरेज निकालोगे तो दैट विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी,
v इज वेलोसिटी, इट्स नॉट स्पीड। ठीक है, ये पॉसिबल है कि हम एक ऐसे मोशन की बात करें जिसमें स्पीड नहीं चेंज हो रहा हो बट वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, जैसे अगर एक बॉडी कर्व पाथ के ऊपर मूव कर रहा है बट इसकी स्पीड हमेशा इतनी ही है, मान लो एक कार इस पाथ के ऊपर जा रहा है और उसकी स्पीड हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर तुमसे पूछा जाए स्पीड में कोई चेंज हो रहा है, तुम बोलोगे नहीं। वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है तो तुम बोलोगे यस, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम बोलोगे एक्सेलरेशन हो रहा है। दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड। कर्व पाथ के ऊपर बॉडी का मोशन कभी भी अनएक्सेलरेटेड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो वेलोसिटी है उसको चेंज होना चाहिए, चाहे उसमें स्पीड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब अगर वन डायमेंशनल मोशन के कॉन्टेक्स्ट में हम ये सारी बात करें, ठीक है, 1D मोशन, तो इसमें एक चीज तो ऑब्वियस है, बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है और इसके पास दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस है। ठीक है, ये x है, ये कहीं इसका ओरिजिन है x इक्वल टू 0, और बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, x इक्वल टू x, t इक्वल टू t। ठीक है, टाइम t पर इसका पोजीशन x है और x जो है वो सम फंक्शन ऑफ टाइम है, किसी रूल के साथ टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है। ठीक है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, या इसको x2 माइनस x1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मान लो t1 टाइम पे पोजीशन x1 है, t2 टाइम पे पोजीशन x2 है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या करना है? तो डिस्टेंस के लिए पूरा पाथ लेंथ आपको लेना होगा और इसके लिए आपको मोशन के डिटेल्स चाहिए होंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक ड्रंकार्ड है, वो 5 स्टेप्स आगे लेता है और 1 स्टेप पीछे लेता है और फिर 5 स्टेप्स आगे लेता है, फिर 1 स्टेप पीछे लेता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें पूछा हुआ है कि अगर कुछ 30 स्टेप्स आगे एक डिच है, खाई है, गड्ढा है, तो उसमें गिरने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे करके है। तो इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिफरेंट है, क्योंकि ये कुछ स्टेप्स आगे लेकर के कुछ स्टेप पीछे लेता है, फिर आगे लेता है, फिर पीछे लेता है। तो अगर इस तरह का मोशन हो रहा हो तो आपको पूरा पाथ दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं यही क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको जरा करके बताओ मुझे। ठीक है, क्वेश्चन को मैं फ्रेम कर देता हूं। सो ए ड्रंकार्ड टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड in a minute and 2 steps backward. ठीक है, he finally falls in a ditch 30 steps away. ठीक है, तो पहला चीज इसमें आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या है, और दूसरा टाइम आफ्टर विच ही फॉल्स इन द डिच। ठीक है, ये 2 चीज बताना है। तो
इसमें यहां पे हमारा ड्रंकार्ड है और 30 स्टेप्स आगे इसके एक डिच है। कितना, कैसे इसका मोशन डायग्राम बनेगा एक बार वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये लोअर क्लासेस में भी ये क्वेश्चन होता था, मुझे याद है। 5 स्टेप्स आगे और 2 स्टेप पीछे, देन अगेन 5 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि 2 मिनट में ये 3 स्टेप्स आगे जाता है, तो शायद 20 मिनट लग जाए, क्योंकि 30 स्टेप्स आगे जाना है, तो एवरी 2 मिनट 3 स्टेप्स आगे बढ़ता है, तो 30 जाने के लिए इसको 20 मिनट्स लगेगा। बट ऐसा नहीं है, देखो 2 मिनट्स ये कहां पहुंच गया, 3 स्टेप्स, 4 मिनट्स 6 मिनट 9, ऐसे करके अगर हम 18 मिनट पे देखें तो ये कहां पर पहुंच जाएगा, 18 मिनट पे ये पहुंचा 27। ठीक है, 3 स्टेप करके। ठीक है, 18 मिनट पे ये 27 स्टेप्स पे पहुंच गया। अच्छा, 17 मिनट के बाद ये एक्चुअली कहां पे रहा होगा, 29th स्टेप पे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 16 पे ये 24 पे पहुंचा होगा, 17 पे ये वहां से 5 स्टेप आगे गया होगा, तो अभी ये डिच में गिरा नहीं है, यहां से फिर पीछे आया, 29 से पीछे आया, 27 पे फिर आगे गया, लेकिन इस बार वो 3 स्टेप लेते ही डिच के अंदर गिर गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 20 मिनट से पहले, इनफैक्ट 19 मिनट से भी पहले ये डिच में गिर जाएगा। 5 स्टेप लेने में इसको 60 सेकंड लगता है, तो एक स्टेप में इसको कितना लगेगा, 12 सेकंड। तो 27 के बाद इसको 3 स्टेप और आगे जाना है, तो 36 सेकंड लगेगा इसको। ठीक है, तो 18 मिनट तो टोटल चल चुका है, ये 27 स्टेप्स पे पहुंच गया, और वहां से सिर्फ 3 स्टेप के बाद ये गिर जाएगा खाई में। तो वो 3 स्टेप चलने के लिए इसको 36 सेकंड लगा, तो इसको टोटल टाइम लगेगा 18 मिनट 36 सेकंड। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, और जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कितना हो जाएगा, ये देखो 5 और ये 2, फिर 5 फिर 2, तो 9 राउंड तो ये ऐसे लगाता है, 9 इंटू 7, 63 स्टेप्स इसका टोटल डिस्टेंस है, और इसके बाद 3 स्टेप्स और, तो ये गिर जाएगा, तो टोटल इसके स्टेप्स हो गए 66 स्टेप्स। ठीक है, टोटल 66 स्टेप्स, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 30 स्टेप्स। ठीक है, इसमें तो सीधा आपको पाथ लेंथ ही बताना है। ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ के ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से मोशन डायग्राम देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर आपको मोशन का पता होना चाहिए, तभी तुम डिस्टेंस बता पाओगे। ठीक है, इसी चीज को अब मैं अगली क्लास में आपको ग्राफ्स के ऊपर निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक एक बार पूरा पढ़ना। ठीक है, बेसिक्स आपको वहां पे मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस वगैरह बताएंगे। ग्राफ का अगली बार बताऊंगा मैं आपको, XT, VT, AT ग्राफ, और उनसे और कैसे दूसरी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ग्राफ आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।